Welcome. This video is a guide on filling out the NAC SSR profile created by Principal Dr. Pawan Mandavkar. प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज ये एसएसआर का महत्वपूर्ण शुरुआती भाग होता है। आपका IIQA स्वीकार किए जाने के बाद NAC द्वारा ऑटो जनरेटेड ईमेल आपको प्राप्त होगा और आप अपना एसएसआर भरना शुरू कर देंगे। यही बात आपको पोर्टल पर भी सूचित की जाएगी। अब हम एसएसआर प्रोफाइल भरने की प्रक्रिया को देखेंगे। NAC पोर्टल पर जाने के बाद आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्लिक करने पर आपका पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। आपको मैनेज एसएसआर पर क्लिक करना होगा, फिर प्रोफाइल फॉर एसएसआर पर जाइए। प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि दाईं ओर 3 टैब है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि बुनियादी जानकारी का टैब है, फिर एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी कि शैक्षणिक जानकारी का टैब है और आखिरी में इवैल्यूएटिव रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स यानी कि विभागों की मूल्यांकनात्मक रिपोर्ट का टैब है। इसमें से आखिरी टैब यह विश्वविद्यालयों के लिए है। संलग्नित महाविद्यालयों के लिए यहां पर कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अर्थात बुनियादी जानकारी अनुभाग में हमें जो विवरण देना है उसमें आपके महाविद्यालय का नाम, पता, शहर, राज्य और वेबसाइट, यह जानकारी आपके IIQA से अपने आप आ जाती है। अगर वहां पर कुछ जानकारी नहीं दिखाई देती है तो आप डाल सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के दूसरे मुद्दे में फॉर कम्युनिकेशन इस शीर्षक में आपको प्रिंसिपल का नाम, वाइस प्रिंसिपल का नाम, IQAC कोऑर्डिनेटर का नाम और संपर्क क्रमांक जिसमें STD के साथ टेलीफोन क्रमांक और मोबाइल नंबर, साथ ही फैक्स नंबर और ईमेल देना होता है। यह जानकारी भी आपके IIQA से अपने आप आ जाती है। अगर वहां पर कुछ जानकारी नहीं दिखाई देती है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके यहां टेलीफोन, फैक्स आदि चीजें नहीं है तो वहां पर आप डैश कर सकते हैं, परंतु मोबाइल नंबर और ईमेल आवश्यक होता है। तीसरे मुद्दे में संस्थान की स्थिति यानी कि स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जो आपके IIQA से लिया जाता है, जैसे कि एफिलिएटेड कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या एनी अदर। ज्यादातर महाविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं। चौथे मुद्दे में टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन शीर्षक में हमें बताना है कि हमारी संस्था किस प्रकार की है। उसमें 2 प्रश्न हैं। पहला बाय जेंडर, उसमें विकल्प है फॉर मेन, फॉर वुमेन और को एजुकेशन। चयन आपको करना होगा कि कॉलेज केवल पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है या यहां पर सहशिक्षा दी जाती है। फिर इसके दूसरे भाग में आपको शिफ्ट के हिसाब से चयन करना होगा। यह नियमित यानी कि रेगुलर शिफ्ट वाला कॉलेज है या डे का यानी दिन में चलने वाला कॉलेज है या इवनिंग यानी शाम का कॉलेज है। 5वें मुद्दे में आपसे पूछा गया है कि क्या ये मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यदि आपका संस्थान मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है तो आपको यस चयन करना होगा। जब आप इसे हां के रूप में चुनते हैं तो आपको अल्पसंख्यक मान्यता की फाइल अपलोड करनी होगी। फिर आपको बताना होगा कि अल्पसंख्यक दर्जा क्या है, चाहे वह भाषाएं हो, धार्मिक हो या कोई अन्य। जो आपको लागू हो वह लिखना है, लागू ना हो तो वो खाली छोड़ा जा सकता है। यदि आपका इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस का नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो कोई नई विंडो ओपन नहीं होगी। 6वें मुद्दे में सोर्सेस ऑफ फंडिंग पूछा गया है, जिसमें गवर्नमेंट, ग्रांटिनेड, सेल्फ फाइनेंसिंग, एनी अदर, ये 4 ऑप्शन है। जो योग्य हो आपको चयन करना है। 7वें मुद्दे में आपके महाविद्यालय की स्थापना का विवरण है। स्थापना की तारीख,
आपके IIQA फॉर्म से ली जाती है। अगर ना दिखाई दे तो DDMMYYYY इस फॉर्मेट में लिखनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान को अब तक पूरे हुए वर्षों की गणना प्रणाली द्वारा की जाएगी। आगे आपका महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से संलग्नित है, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसका विवरण देना होगा। जैसा कि आपने IIQA में भरा है वैसा ही यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। आगे में अंडर सेक्शन 2F और 12B के तहत जो भी आपको यूजीसी की मान्यता है उसकी तिथि और दस्तावेज का विवरण प्रदर्शित करना होगा। आपने आपके IIQA फॉर्म में 2F 12B मान्यता के दस्तावेज वहां पर अपलोड किए हैं तो पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के अगले भाग में यूजीसी के अलावा अन्य वैधानिक या नियामक निकाय जैसे AICTE, NCTE, MCI, DCI, PCI, RCI आदि किसी नियामक प्राधिकरण की मान्यता आपके कॉलेज को है तो उसका नाम और मान्यता का विवरण जिसमें अनुमोदन पत्र, तारीख, DDMMYYYY इस फॉर्मेट में और साथ ही उसकी वैलिडिटी आपको लिखनी होगी। मान्यता के पत्र अपलोड करने होंगे। यदि आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं। 8वें मुद्दे में महाविद्यालय की स्वायत्तता का विवरण है। स्वायत्तता के विवरण में पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्या संबद्ध विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा अधिनियम मान्यता प्राप्त स्वायत्तता की अनुरूपता प्रदान करता है। यदि है तो आप हाँ कह सकते हैं और जो आवश्यक दस्तावेज है उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि क्या कॉलेज ने स्वायत्त स्थिति के लिए आवेदन किया है। यदि आप यहां हाँ कहते हैं तो दस्तावेज अपलोड करने होंगे। 9वें मुद्दे में पूछा गया है कि क्या आपका कॉलेज यूजीसी द्वारा पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस यानी कि CPE मान्यता प्राप्त कॉलेज है। यह जानकारी भी आपके IIQA से ली जाती है। अगला सवाल है क्या कॉलेज किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा उसके प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त है। अगर आपके पास ऐसी कोई मान्यता है तो आप हाँ कह सकते हैं। आपका उत्तर हाँ है तो एजेंसी का नाम और मान्यता की तारीख प्रदान करें, अन्यथा आप नो का चयन कर सकते हैं। 10वें मुद्दे में लोकेशन ऑफ द कैंपस एंड एरिया यानी कि आपके कॉलेज परिसर का स्थान और क्षेत्र के या आकार के बारे में लिखना है। लोकेशन में अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, ट्राइबल, हिली, एनी अदर यानी कि आपको शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, आदिवासी या पहाड़ी इनमें से चयन करना होता है। यह मुद्दा भी आपके IIQA से लिया जाता है। आपको आपके परिसर का या महाविद्यालय का क्षेत्रफल और जो बांधकाम यानी कि कंस्ट्रक्शन है वह वर्ग मीटर में देना होगा। फिर आप सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे। अगला टैब एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी कि शैक्षणिक जानकारी का है। शैक्षणिक सूचना टैब में यहां 11वें मुद्दे में पहला खंड कॉलेज द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण है यानी कि प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द कॉलेज। वर्तमान अकादमिक वर्ष के लिए यहां डेटा देना है। यहां कार्यक्रम का स्तर और कार्यक्रम या पाठ्यक्रम का नाम आपके IIQA से लिया जाता है। आपको ड्यूरेशन इन मंथ्स यानी कि अवधि महीनों में भरनी होगी। एंट्री क्वालिफिकेशन अर्थात प्रवेश योग्यता आपको भरनी होगी। शिक्षा का माध्यम सूची से चयन किया जाना है। आप सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक या अधिक भाषाओं का चयन कर सकते हैं। जिन भाषाओं के माध्यम को आप दिखा रहे हैं उनकी मान्यता आपके पास होनी चाहिए। आपको प्रत्येक कार्यक्रम और उसमें प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या प्रदान करनी होगी। ध्यान रहे कि यह डेटा वर्तमान वर्ष का ही हो। प्रोग्राम देते समय हो सकता है कि आपके यहां केवल एक विषय के ऑनर्स के अलावा
बीए में या बीएससी में 3 विषयों के साथ डिग्री दी जाती है, तो आप उस प्रोग्राम को बीए ब्रैकेट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या बीएससी ब्रैकेट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 12वें मुद्दे में आपके यहां कोई सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है तो उनकी जानकारी देनी है। यहां केवल आपको संख्या देनी है, कितने सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है और कितने नए प्रोग्राम बीते 5 सालों में शुरू किए गए हैं, इसकी जानकारी आपको भरनी है। आगे बढ़ते हुए 13वें मुद्दे में डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है। हर एक फैकल्टी में हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये जानकारी यहां भरनी है। साथ ही वह डिपार्टमेंट यूजी है या पीजी है या रिसर्च का है, यह भी लिखना है। ध्यान रहे कि डिपार्टमेंट लिखते समय लाइब्रेरी और फिजिकल एजुकेशन को डिपार्टमेंट नहीं बताना है। अगर यह दोनों विभाग लाइब्रेरी कोर्स या फिजिकल एजुकेशन की डिग्री देने वाले हैं या वह पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो वही डिपार्टमेंट के तौर पर दिखाया जा सकता है। साथ ही अगर पाठ्यक्रम में कोई कंपल्सरी लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, तो उसे भी डिपार्टमेंट में नहीं दिखाना है। अगर लैंग्वेज ऑनर्स है या लिटरेचर का पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो आप उसे डिपार्टमेंट दिखा सकते हैं। 14वें मुद्दे में कॉलेज के कर्मचारियों की स्थिति का विवरण है। अपना एसएसआर प्रोफाइल भरते समय आपको चालू वर्ष का डेटा प्रदान करना होगा। यहां आपको कॉलेज में फैकल्टी और स्टाफ की स्थिति का विवरण भरना है। कितने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर है जो यूजीसी या यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो। प्रत्येक श्रेणी में तदनुसार संख्या दर्ज करें। यदि किसी कॉलम में आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं या शून्य लिख सकते हैं। कठिनाई होने पर आप क्वेश्चन मार्क वाला यह टूल टिप देख सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की संख्या देनी है। उसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग दिखाने हैं। सैंक्शन पोस्ट बाय यूजीसी और यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, ये रो आपको दिखाई देंगे। साथ ही रिक्रूटेड और येट टू रिक्रूट, ये भी रो आपको वहां दिखाई देंगे। येट टू रिक्रूट की संख्या अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, जिसमें रिक्त पदों की संख्या होती है। फिर आपको आपके प्रबंधन या समाज या अन्य अधिकृत निकाय द्वारा मंजूरी प्राप्त पदों की संख्या लिखनी है। कोई भी पद यूजीसी या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर नहीं है, मात्र संस्थान या कॉलेज ने मंजूरी दी है, उसे स्वीकृत पद माना जा सकता है। यह मुद्दा तीनों कैटेगरी के लिए काम करता है। आपके पास जो भी गैर शिक्षण कर्मचारी है, यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी भी यही सही जानकारी आपको देनी है। फिर आपके पास तकनीकी कर्मचारी है तो वह डेटा भी देना होगा। आगे 15वें मुद्दे में शिक्षकों की योग्यता का विवरण है। आपको प्रत्येक शिक्षक के लिए केवल उच्चतम योग्यता पर विचार करना होगा। अन्य कम योग्यताओं के लिए पुनर्गणना नहीं करनी है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पीएचडी प्रोफेसर है तो आपको पीएचडी में उसे दिखाने के बाद पीजी के अंतर्गत ना दिखाए, उच्चतम योग्यता ही दिखाएं। इसमें भी पुरुष महिला श्रेणी का अंतर्गत विभाजन करें। प्रणाली द्वारा कुल गणना की जाएगी। 16वें मुद्दे में विजिटिंग फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी की संख्या लिखनी है। यदि आपके पास कोई विजिटिंग या गेस्ट फैकल्टी नहीं है तो इसे शून्य के रूप में छोड़ दें। फिर आपको 17वें मुद्दे में प्रवेशित छात्रों का विवरण प्रदान करना होगा। पिछले 4 वर्ष के दौरान कॉलेज में श्रेणी आधारित प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण यहां देना है। वर्ष 1 में एससी श्रेणी के तहत कितने पुरुष छात्रों ने और महिला छात्रों ने प्रवेश लिया है, इसका विवरण दिया जाए। आपको एसटी, ओबीसी, सामान्य और अन्य के लिए भी विवरण देना होगा। वर्ष 2, 3, 4 की भी जानकारी आपको यहां भरनी होगी।
18वें मुद्दे में डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट है, अर्थात चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान कॉलेज में प्रवेशित छात्र दिखाने हैं। यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी ये श्रेणियां हैं। भारत के अन्य राज्यों से आए छात्रों की संख्या देनी है। एनआरआई छात्र यानी अनिवासी भारतीय छात्र, बाद में विदेशी छात्रों की संख्या देनी है। कुल गणना प्रणाली द्वारा की जाती है। फिर 19वें मुद्दे में आपको शिक्षा की इकाई लागत यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन निकालनी है। प्रथम वेतन घटक सहित आंकड़ा देना होगा और फिर वेतन घटक को छोड़कर वहां दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इकाई लागत की गणना करें। यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू रिकरिंग एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। 20वें मुद्दे में अब तक आपके जो नैक साइकिल्स पूरे हुए हैं उनकी जानकारी होती है। 21वें मुद्दे में IQAC स्थापना की तिथि देनी होती है। 22वें मुद्दे में पिछले 4 AQAR भरने की तिथि दी जाती है। इसे भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई भाग भरना बाकी है तो वह अनुभाग त्रुटि संदेश में दिखाया जाएगा। उसे भरकर आप फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तीसरा टैब इवैल्यूएटिव रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स यानी कि विभागों की मूल्यांकनात्मक रिपोर्ट। यह विश्वविद्यालयों के लिए है, संलग्नित महाविद्यालयों के लिए यहां पर कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पूरी होती है आपकी एसएसआर प्रोफाइल। अब आप प्रोसीड टू QIF पर क्लिक कर सकते हैं और एसएसआर भरना जारी रख सकते हैं। अपना एसएसआर प्रोफाइल भरते समय हमेशा याद रखें कि छात्रों की पिछले 4 वर्ष की संख्या के अलावा आपको बाकी जगह चालू वर्ष का डेटा प्रदान करना होगा। यहां एसएसआर में चालू वर्ष का मतलब है कि आपका हाल ही में पूरा हुआ शैक्षणिक वर्ष। एक और ध्यान दें कि एसएसआर या प्रोफाइल भरते समय डेटा को सेव करते रहिए। डेटा भरने के लिए सत्र 30 मिनट में स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। टाइम आउट के बारे में ऊपरी घड़ी में भी दिखाई देता है। मेरा आपको यह सुझाव है कि संबंधित जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करते रहें। यह नियम केवल इस जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पोर्टल पर लागू होता है। एक और बात आपने देखी होगी कि बहुत सारे मुद्दों में अपने आप आने वाली जानकारी ये आपके IIQA से ली जाती है। इसीलिए आपका IIQA सही होना और उसे सावधानी पूर्वक भरना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कठिनाई में आप NAC हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में दी गई ये जानकारी अच्छी और आसान लगी तो लाइक करें और NAC के बारे में समय समय पर बनाए जाने वाले अन्य वीडियो की सूचना चाहते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।